रुकैया हमारी नौकरानी थी जो अपनी 7 साला बेटी के साथ हमारे घर काम करती थी। इसका शौहर बहुत जालिम था और एक दिन शौहर के तशद्दुद से रुकैया मर गई और इसकी बच्ची हमारे घर काम करने लगी और मेरी सास इस पर बहुत जुल्म करती। एक दिन इसके हाथ से शीशे का गिलास टूट गया तो सास ने उसी शीशे से इसका हाथ और जिस्म जख्मी कर दिया। वो सारी रात अम्मा को याद करके रोती रही। अगली सुबह घर से गायब थी। 10 दिन गुजर गए तो अचानक छत पर परिंदों का शोर मच गया। जब मैं ऊपर गई तो मेरी रूह लरस गई वहां पर। रुको रुको, कहाँ भाग रही हो? खबरदार जो यहाँ से एक कदम भी हिलाया, वरना वो हश्र करूंगी कि दूसरा सांस भी नसीब नहीं होगा। इतना कहकर उस जालिम औरत ने बच्ची को बालों से जकड़कर मेज पर दे मारा। मेज पर गरम सालन रखा था जिसमें उस 7-8 साला बच्ची का मुंह लगा। वो दर्द से पहले ही चिल्ला रही थी, अब तो जलन से बिलबिला उठी। गरम मिसालेदार सालन इसकी आंखों में जा रहा था। वो चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं। अम्मी अम्मी मुझे बचाओ। ए अम्मी किधर गई तुम? वो चिल्ला चिल्ला कर कोई मददगार ढूंढ रही थी मगर मेरी सास को इस पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था। अगले ही पल इसने उस लड़की के मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और बोली, तेरी इतनी औकात कि मेरे कीमती बर्तनों में खाना डालकर खाए, अभी बताती हूँ। सास गुस्से से बिखरी हुई किचन में गई और एक चाकू उठा लाई। इसने वो चाकू इस लड़की की आंख के करीब किया और फिर मैं चिल्लाकर उठ बैठी थी। मैं जिस्म से लिहाफ उतारकर फौरन दरवाजे की जानिब दौड़ी ताकि बच्ची को बचा सकूं। जो ही दरवाजा खोला तो सामने तारीकी थी। बस नीम रोशनी थी, ना सास थी ना ही वो मासूम बच्ची। वजूद पसीने से भीग चुका था। मैं गहरी सांस खारिज करने लगी। ये तो बस ख्वाब था मगर मेरी आंखों में सचमुच के आंसू आ चुके थे। मेरा छोटा बेटा मेरी हड़बड़ाहट सुनकर कच्ची नींद से जाग कर रोने लगा था। मैंने वापस पलट कर देखा और इसे चुप करवाने लगी मगर मेरा ध्यान अभी भी वहीं अटका हुआ था। कैसे कैसे सुतम हुए थे इस मासूम बिन माँ की बच्ची पर। करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि मेरी ही सास थी। आज भी वो मंजर याद आए तो रूह कांप जाती है। कई रातों तक मैं सुकून से सो नहीं पाती। ख्वाबों ख्यालों में भी वही बच्ची छाई रहती है। हालांकि इस वाक्य को 10 साल बीत चुके थे मगर आज भी लगता है जैसे कल की ही बात हो। बज़ाहिर दुनिया के सामने इंतहाई शरीफ इज्जतदार घराने से ताल्लुक लगने वाले लोग बातिन से कैसे हैं, ये सिर्फ उनके साथ रहने वाले घर के फर्द और मुलाजिम ही जान सकते हैं। जी हाँ, मैं अपनी सास के बारे में बात कर रही हूँ जिनकी माशरे में बहुत इज्जत थी। कॉलोनी में कोई भी नया इक़्तिदाम उठाया जाता तो मेरी सास को बतौर मेहमान खसूसी बुलाया जाता। लोग बड़ी इज्जत किया करते थे इनकी मगर इनकी हकीकत सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरा शौहर बैरून मुल्क मुकीम था जबकि शादी को 3 साल बीत चुके थे। एक बेटा था। जब से ब्याह कर इस घर में आई थी मेरी तो जिंदगी ही बदल चुकी थी। सास बात बात पर टोकती रहती। मेरा बैकग्राउंड एक दरमियाने तबके से था जबकि मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे। यहाँ आते ही सास ने मेरा उठना बैठना खाने का अंदाज यहाँ तक कि चाल ढाल भी बदलवा दी ताकि घर से बाहर इनकी नाक ना कट सके। मैंने हर मुमकिन हद तक खुद को बदल दिया था मगर इसके बावजूद सास को गिला ही रहता। हमारे घर में एक जाती मुलाजमा मौजूद थी जो काबिले एतमाद थी। एक रोज मेरे कमरे में झाड़ू दे रही थी कि अचानक इसके मोबाइल पर कॉल आई। जैसे ही इसने कॉल सुनी तो चीख उठी, सदमे से रोने लगी। जाकर पूछा तो बामुश्किल बोली कि बाजी, मेरे मर्द का हार्ट फेल हो गया है। दिल का मरीज था, मजदूरी करता था। अल्लाह ने इसको अपने पास बुला लिया। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मैं ये सुनकर परेशान हो गई। इसे तसल्ली देने लगी। कुछ पैसे दिए और कहा कि फौरन जाओ मगर तभी सास कमरे से बाहर निकली। अभी तक नाइट सूट में मलबूस थी। इसे रोता पीटता देखकर बोली, ये क्यों रोना मचा रखा है? कोई मर गया है? नौकरानी रोकर बोली, मेरा मर्द फोत हो गया है। सास सर झटक कर बोली, मौत तो बरहक है, मर गया तो मर गया। अब जरा मेरे कमरे की सफाई कर दो फिर चली जाना। मुलाजमा का तो पारा हाई हुआ था। वो बातें सुनाती काम ही छोड़कर चली गई। सास तो बिफरी शेरनी बनी खड़ी थी। इससे सारे पैसे छीन लिए जो मैंने दिए थे। बेचारी खाली हाथ चली गई। अगले ही दिन नई नौकरानियां ढूंढने लगी मगर सास के मिजाज से ये तबका बाखूबी वाकिफ था इसलिए कोई नजदीक भी ना भटका। एक रोज एक नौकरानी आई जिसका नाम रुकैया था।
इसके साथ इसकी 7 साल बेटी मरियम भी थी। वो काम मांगने लगी तो सास को भी भली लगी, फौरन काम पर रख लिया। खुशी से इसकी आंखों में आंसू आए थे। वो मेरी ही उम्र की एक लड़की थी, 24-25 साल की होगी। इसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। भाग भाग कर सारे काम कर रही थी, हाथ में सफाई भी थी। देखने पर महसूस हुआ था जैसे वो हामला हो। सारा दिन वो काम करती रही और इसकी बच्ची लाउंज में एक कोने में दुबक कर बैठी रही। न जाने रुकैया में ऐसी क्या कशिश थी कि इसे देखकर लगता जैसे वो बहुत ही मजबूर और बेबस सी औरत हो। गुर्बत के अलावा भी जैसे बहुत कुछ था जो इसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। वो रोजाना वक्त पर काम पर आती, सास जो भी खाने के लिए इसे देती वो पहले बेटी को खिलाती और फिर खुद थोड़ा चख कर शॉपर में डाल देती। अगले रोज जब आई तो इसके चेहरे पर नील के निशान थे, आंख भी सूजी हुई थी, हाथों पर जख्म हुए थे। मेरा तो दिल डूबने लगा। पता नहीं इसके साथ क्या हुआ था, खुदा ना खास्ता कोई हादसा। 1 हफ्ते तक मैं इसे बगौर देखती रही। वो सारे काम बखूबी कर रही थी। इसकी 7 साल बच्ची मरियम भी अब काम में इसका हाथ बटाने लगी थी। मगर मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं इससे पूछूं आखिर इसकी जिंदगी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। क्या इसका शौहर मर चुका है जो वो इस हाल में भी अपने लिए काम ढूंढ रही थी। सास के सामने तो पूछना बिल्कुल भी मुनासिब ना था। एक रोज जब सास घर से बाहर गई तो मैं लाउंज में आकर बैठ गई। वो औरत उस वक्त पूरे घर के फर्नीचर साफ कर रही थी। मैंने से कहा कि यहाँ आओ, रुकैया मेरे पास आकर बैठो। वो थोड़ी झिझकी और फौरन आकर अपने हाथ साफ करते हुए फर्श पर बैठने लगी। मगर मैंने इसे कहा कि नीचे मत बैठो, तुम यहाँ मेरे पास सोफे पर बैठो। वो झींप सी गई मगर फिर मेरे पास आकर बैठ गई। तो मैं कहने लगी, अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ से आई हो और तुम्हारा शौहर क्या काम करता है। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वो खामोश रही, फिर कहने लगी कि मैं लाहौर की कच्ची बस्ती में रहने वाली हूँ। मेरी एक ही बेटी है जबकि मेरा शौहर बड़ा ही जालिम मर्द है। इसे मेरा जरा भी ख्याल नहीं, हर वक्त हाथ उठाता रहता है। 3 बच्चे तशद्दुद की वजह से जाया हो चुके हैं, मगर इस सफाक दिल को मुझ पर रहम नहीं आता। वो रो रो कर अपने शौहर के जुल्म बताती रही, जो कि निशाई था, जुआ खेलता था। जो भी पैसे रुकैया अपने और अपनी बच्ची के लिए कमाती वो भी हड़प लेता था। इसकी बात सुनकर मैं गहरी सांस खारिज करके रह गई। बातों में इस कदर मगन थी कि खबर ही ना हुई कब सास आकर सर पर खड़ी हो गई। उन्होंने जब रुकैया और इसकी बेटी को सोफे पर बैठे देखा तो आग बगोला हो गई। कहने लगी, ये नीच सात की इतनी औकात जो वहां बैठे जहां मैं बैठा करती हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ी और एक जन्नाटेदार थप्पड़ रुकैया के मुंह पर मार दिया। रुकैया कांप कर फौरन उठी और सर झुकाए हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। सास ने उस रोज रुकैया की बहुत बेइज्जती की थी। माँ की बेइज्जती सुनकर बेचारी मरियम सिसक सिसक कर खौफ से रोने लगी, मगर सास ने इसे भी झिड़क दिया था। इसको तो किसी का भी लिहाज ना था। वो अब रुकैया से अक्सर सख्ती से बात करने लगी थी। मैंने 2-3 बार सास को समझाने की कोशिश की कि वो बेचारी पहले ही सताई हुई है, आप इसके साथ नरमी से बात किया करें, हामला भी है, बेचारी दुखियारी है, अपना और अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर हमारे घर पर आई है। मगर सास को किसी बात का कोई असर ना होता, उल्टा मुझे भी डांट दिया करती। मजबूरन मुझे खामोश रहना पड़ता। सास का रवैया दिन ब दिन नौकरानी के साथ मजीद सख्त होता चला जा रहा था। एक रोज रुकैया काम पर थोड़ी लेट आई थी। वो पूरा आधा घंटा लेट थी। यहाँ आई तो सास ने आते ही इसकी बेइज्जती करना शुरू कर दी। कहने लगी, आज सारा दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। वो तो मुझे पहले ही जर्द पड़ी लग रही थी। ऐसे लगता था जैसे बहुत ज्यादा परेशान हो। सास की बात सुनकर वो रोने लगी और खामोशी से सर झुका गई। जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने लगी। वो उस वक्त किचन में बर्तन धो रही थी जब मैं किचन में गई और जाकर कहने लगी कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, खैरियत तो है, कहीं तुम्हारे शौहर ने फिर तुम्हें कुछ कहा है। वो बर्तन धोते हुए फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि क्या बताऊं बाजी, मेरा शौहर कितना गंदा है, इसने तो हद ही पार कर दी है। वो गोल बात कर रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इसे कहने लगी कि खुलकर बताओ, आखिर क्या बात है। तो इसने मुझे जो बताया इसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। कहने लगी कि बाजी, मेरा शौहर जुएबाज है, इसने तमाम तर सामान बेच दिया है, अब तो गुजारा भी मेरे पैसों पर करता है। कल उस बदबख्त ने शर्त लगाई कि अगर वो जुआ हार गया
तो अपनी बीवी यानी मुझे दूसरे मर्द के हवाले कर देगा। और बदकिस्मती से कल रात मेरा शौहर जुआ हार गया और अब मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं दूसरे मर्द के साथ जाऊं और रात गुजार कर वापस आ जाऊं। मैंने ये सुना तो रूह लरस कर रह गई। शौहर तो बीवी का लिबास हुआ करता है, मगर ये कैसा बेगैरत शौहर था जो अपनी बीवी के बारे में ऐसा कह रहा था। मैंने रुकैया को सीने से लगा लिया और बोली, तुम परेशान मत हो, घर जाने की जरूरत नहीं, यहीं रह जाओ, मैं पुलिस से बात करके कोई केस बनवाती हूँ। मगर इसने मुझे मना कर दिया और बोली कि नहीं बीबी जी, मेरी वजह से आप अपना घर खराब मत करें, अपने शौहर से खुद ही निपट लूंगी। मैं भी खामोश हो गई। उस रोज वो काफी देर से घर गई थी, अगले 2 दिन तक वापस ना आई। मुझे तो परेशानी लाहक हो चुकी थी कि कहीं जालिम शौहर ने इसे बेच तो ना दिया। मैं इंतजार करने लगी, मेरे पास इसका नंबर भी मौजूद नहीं था। 2 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो सामने रुकैया की 7 साला बेटी खड़ी थी। मैंने पीछे देखा, रुकैया मौजूद ना थी। मैं इसे कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी अम्मी किधर हैं? इसने कोई जवाब ना दिया और कहने लगी कि पता नहीं अम्मी कहाँ है, अब्बा कहता है कि आ जाएगी। इतना सुनना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यकीनन इसने इसे किसी गलत आदमी के हाथ बेच दिया है। ये सोचकर तो मेरा दिमाग फटने लगा। मेरी सास ने उस बच्ची को देखा तो खूब डांटा कि आखिर 2 दिन क्यों ना आई। वो काम करते हुए कहने लगी कि मेरी अम्मा घर नहीं थी, इसलिए सास ने 2 दिन के सारे रुके हुए काम इस बच्ची के सर पर डाल दिए। वो सारे काम अपने नन्हे हाथों से करने लगी। वो किचन में बर्तन धोने गई कि तभी इसके हाथ से कांच का गिलास टूटकर गिर गया। मुझे बच्ची की फिक्र हुई कि कहीं लग तो नहीं गया। मुझसे पहले सास किचन में पहुंची। जब देखा कि गिलास फर्श पर टूटा पड़ा है तो गुस्से से बिफर गई और चिंगाड़ कर बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कीमती गिलास तोड़ने की? घटिया लड़की, पहले तो काम पर नहीं आती और अब मेरा गिलास का पूरा सेट खराब कर दिया। तेरी इतनी औकात ही नहीं जो मेरे बर्तनों को हाथ भी लगाए। इतना कहकर सास ने पैरों से ठोकरे मारकर इसे फर्श पर गिरा दिया। कांच के टुकड़े जो फर्श पर बिखरे पड़े थे बच्ची के हाथों और घुटनों में पेविस्त हो गए। मगर सास को इस पर कोई रहम न आया। वो बच्ची दर्द से चिल्ला रही थी, मगर सास ने इसे चोटी से पकड़ा और घसीटती हुई किचन से बाहर लाने लगी। वो कांच के टुकड़े जो फर्श पर बिखरे हुए थे वो इसके हाथ और घुटनों में पेविस्त हुए घसीटते हुए बाहर तक आने लगे। खून की एक फुहार इसके जख्मों से निकली थी और वो खून पूरे फर्श पर फैलता चला गया। वो खून देखकर मेरी भी चीख निकली थी, जबकि मरियम तो चीख चीख कर दर्द से तड़प रही थी। कहने लगी, मुझे छोड़ो खाला, मुझे दर्द हो रहा है कि कांच मुझ में पेविस्त हो चुके हैं, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बाल छोड़ो। मगर मेरी सास ने तो पूरे झटके से इसे छोड़ा। बेचारी जाकर कुर्सी के साथ लगी, दर्द से चीख चिल्ला रही थी। इसके हाथों में कांच थे और घुटने भी जख्मी थे। वो हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी कि गलती हो गई, ग्लास स्लिप हो गया। मगर सास को रहम न आया। एक बार फिर इसे चुटिया से पकड़कर मुंह पर यक्के बाद दीगरे कई थप्पड़ मारने लगी। वो इसे सिसक सिसक कर रो रही थी। मैंने सास को जाकर पकड़ना चाहा, मगर इसने मुझे भी एक थप्पड़ मार दिया और बोली कि खबरदार जो तू बीच में आई, वरना खड़े खड़े घर से निकाल दूंगी। मैं इसके बावजूद सास को रोकती रही और इस बच्ची को दूर करती रही, मगर सास ने तो अपना सारा गुस्सा इस बच्ची पर निकाल कर ही दम लिया था। बेचारी जख्मों से चूर उस पल धाड़े मार मार कर रोती अपनी माँ को आवाजें दे रही थी, मगर इसकी माँ तो न जाने कहाँ थी। सास ने इसे छोड़ा तो मैंने इस बच्ची को सीने से लगा लिया और इसके जख्म साफ करने लगी जिनमें कांच पेविस्त थे। वो रो रो कर माँ को आवाजें दे रही थी। इसकी रोती आवाज भी अब सास को चुभने लगी थी। वो गुस्से से चिल्लाकर बोली, चुप कर जा, मुझे तेरी आवाज ना आए, वरना कांच के टुकड़े तेरे गले में फंसा दूंगी। देखती हूँ फिर तेरी आवाज कैसे निकलती है। वो इस कदर जालिम हो सकती थी मैंने कभी सोचा भी ना था। मैं इस बच्ची को वहां से ले गई और इसके जख्म साफ करने लगी। इसके जख्मों पर दवा लगाई। वो रोते हुए माँ को याद कर रही थी। मैंने इसे कहा कि बेटा जाओ, तुम घर चली जाओ, मैं तुम्हें टैक्सी मंगवा देती हूँ और हो सके तो कल यहाँ पर काम के लिए मत आना। मेरी सास बहुत जालिम है, वो मेरी भी नहीं सुनती। वो बच्ची रोने लगी और बोली, खाला मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरी अम्मा को उस रात 2 मर्द लेने आए थे। मेरी अम्मा ने जाने से इनकार किया तो मेरे अब्बा ने वहीं पर मेरी माँ को गोली मार दी, मार कर घर में ही दफना दिया।
मैं अपनी माँ की मौत को देखकर चीखती चिल्लाती रही, मगर अब्बा ने मुझे उस रात बहुत मारा और फिर घर से बाहर निकाल दिया और बोला कि जाकर अपना इंतजाम कर ले, मुझसे तेरा बोझ नहीं उठाया जाता। तभी तो मजबूर होकर मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। इसकी बात सुनी तो रूह तक मेरी लरस गई। रुकैया मर चुकी थी, इसका शौहर कैसा घटिया निकला था। यहाँ मेरी सास भी जल्लाद बनी बैठी थी। खैर, मैंने स्टोर रूम में जगह बनाई और इस बच्ची को सोने के लिए पुराना सा बिस्तर दिया। वो माँ को याद करती रोती रही। अगला दिन चढ़ा तो सोच लिया था कि आज सारे घर का काम मैं ही करूंगी। जब तक मरियम ठीक नहीं हो जाती, मैं इसे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगी। जब वो ठीक होगी तो वो काम में हाथ बटा दिया करेगी। मगर सुबह होते ही सास ने मरियम को आवाज देना शुरू कर दी, जो सारी रात दर्द से तड़पती रही और सुबह ही सोई थी। मेरी सास की आवाज सुनकर उठ बैठी और दौड़कर स्टोर रूम से बाहर आई। सास ने जब इसके हाथ और पैरों पर जख्म देखे तो फीकी सी मुस्कुराई और बोली, ये जख्म तुम्हें याद रहेंगे। तुम दोबारा कोई भी काम गलत नहीं करोगी। अगर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा हशर बुरा कर दूंगी। वो बच्ची सहम कर सास को देखने लगी। सास इसे कहने लगी कि जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मैं फौरन आगे बढ़ी और कहने लगी कि आपके लिए चाय मैं बना देती हूँ। मगर सास कहने लगी कि इसकी जरूरत नहीं, ये नौकरानी किस लिए रखी है, यही बनाकर लाएगी। मरियम किचन में गई और सास के लिए सुबह की चाय बनाने लगी। चाय बनाकर जब बाहर आई तो इसने डरते डरते कप मेरी सास के सामने रखा। सास ने जो ही कप अपने लबों को लगाया तो इसमें चीनी कम थी और सही पकाई भी नहीं गई थी। सास ने उसी पल गर्मा गर्म चाय का कप उस लड़की पर उंडेल दिया था। गर्मा गर्म चाय इसके जख्मों पर गिरी तो जख्मों में जलन महसूस होने लगी। वो चीखने चिल्लाने लगी और बार बार अपना पैर उठाने लगी। सास आगे बढ़ी और उसी कप से इसे पीट डाला। वो कप अच्छी क्वालिटी का था, जमीन पर गिरकर भी न टूटा था। मगर मेरी सास ने वो कप मरियम के सर पर मारना शुरू कर दिया। वो इसे बाजू से दबोच कर कप इसके मुंह और सर पर मार मार कर कह रही थी, तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना नहीं सिखाया, हरामखोर। आखिर यहाँ तू क्या काम करने के लिए आई है? पहले तो तेरी माँ अपने आशिक के साथ भाग गई, थी ही बदकिरदार औरत। अब तू मेरे घर का सामान जाया कर रही है। एक चाय नहीं बनती तुझसे। वो बच्ची रोने लगी। इसके सर से खून जारी हो चुका था। मैंने सास की मिन्नतें करना शुरू कर दी कि मत करें इस पर इतना जुल्म, खुदा के कहर से डरें। मगर इस पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था। उन्होंने बेचारी मरियम को बहुत मारा, इतना कि बेचारी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सास ने मुझे बाजू से पकड़ा और कमरे में बंद कर दिया। कहने लगी, तुम्हारी वजह से ही ये बच्ची इतनी खुल चुकी है। कोई काम ठीक से नहीं कर रही। इसे मैं सिखाती हूँ कि कैसे काम करते हैं। वो इसे यूं ही बेहोश पड़ा देखकर ठोकरे मार मार कर कमरे में चली गई। मैं अलग कमरे में बंद थी। वो बच्ची कितनी ही देर बेहोश रही। जब इसे होश आया तो इसके सर में शदीद दर्द की टीसें उठ रही थीं। वो रो रही थी, मगर सास ने अपनी निगरानी में बगैर लिहाज किए इससे सारे काम करवाना शुरू कर दिए। वो डरते सहमते कपकपाते हाथों से रो भी रही थी और घर के सारे काम भी कर रही थी। वो जरा से धीरे काम करती तो सास इसके चेहरे पर थप्पड़ मारती। बेचारी की गाल पर सास के थप्पड़ खाकर अब निशान बन चुके थे। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। मैं कमरे से बाहर आ चुकी थी, मगर इस बच्ची से बोलने की इजाजत मुझे ना थी। वो खामोशी से सारे घर के काम करती रही और सास की झिड़कियां खाती रही। वो सुबह से भूखी थी। इसने खाना नहीं खाया था। इसने प्लेट में सालन डाला मेरे लिए। सालन डाला तो इसका भूखा प्यासा चेहरा देखा तो वो खाना इसे दे दिया। वो जैसे ही खाने के लिए बैठी तो सास ने देख लिया। वो गुस्से से आग बगोला हो गई और बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद करना शुरू कर दिया। बाहर लाकर मेज पर पटक दिया। इसका चेहरा गर्मा गर्म सालन में जाकर लगा था। आंखों में मिर्चें चली जाने की वजह से वो चिल्लाने लगी, कांपने लगी। मगर सास इसे मारकर कहने लगी, तेरी इतनी औकात थी जो मेरे बर्तनों में खाना खाती। एक तो तुझे इस घर में रखा है और तू हमारी बराबरी करने पर तुली हुई है। सास ने उस बेचारी को मार मार कर अधमुआ कर दिया। जब इतने से भी दिल ना भरा तो छुरी उठा लाई। मेरी सास तो बिल्कुल ही नफसियाती हो चुकी थी। इसने बच्ची को चाकू से मारना शुरू कर दिया और इसके हाथ और चेहरे पर कई जरबे लगा रही थी। वो बच्ची दर्द से चिल्ला रही थी। मैं बाहर आकर सास को रोकने लगी, मगर सास ने मुझे मेरे घर से ही निकाल दिया और बोली, दोबारा यहाँ कदम न रखना।
मैं इतनी देर घर के बाहर खड़ी रही और फिर जब अहले मोहल्ला ने घर से शोर की आवाज सुनी तो मजबूरन इसको दरवाजा खोलकर मुझे घर के अंदर लाना पड़ा। घर के अंदर आई तो मरियम घर के कोने में बेहोश पड़ी थी। बेचारी खून से लथपथ थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई, मगर सोच लिया इस बारे में अब शोहर को बताकर ही रहूंगी। ये औरत तो नफसियाती हो चुकी है, पागल हो चुकी है। रात हुई तो सोचा मरियम को जाकर देखूं और इसे किसी यतीम खाने छोड़ाऊं, मगर जब बाहर आई तो मरियम मौजूद ही ना थी। न जाने वो कहाँ जा चुकी थी। 2 दिन 3 दिन और फिर हफ्ता गुजर गया, मगर मरियम दोबारा नजर न आई। सास ने एक और नौकरानी रख ली थी जो भाग भाग कर घर की सफाई करती। एक रोज यूं ही दिल उदास हुआ तो मैं छत पर चली गई। मैं बहुत कम ही छत पर जाया करती थी। आज मौसम अच्छा था। दिल की घुटन आजाद करने के लिए छत पर गई तो छत पर बहुत कौवे बोल रहे थे। मैं इनको देखकर अपनी छत से उड़ाने लगी, मगर तभी मेरी नजर टैंकी की दूसरी जानिब गई जहां पर बहुत से कौवे इकट्ठे थे। मेरा दिल बेचैन होने लगा। मैं फौरन दौड़कर जब वहां गई तो जो मंजर देखा देखकर रोंगटे खड़े हो गए। सामने मरियम ऊंधे मुंह गिरी थी और बेतहाशा बू फैली हुई थी। मैंने आगे बढ़कर जब देखा तो कई कदम पीछे हटी। ये तो मरियम ही थी जो मर चुकी थी और इसकी लाश पर अजीब कीड़े घूम रहे थे। शायद सास ने इसे यहाँ फेंका था। ये मंजर देखना था कि मैं हवास बाख्ता नीचे उतरी और आकर सास का गला दबोच लिया और एक औरत होकर मासूम बच्ची पर जुल्म किया। तुम तो डाइन हो, डाइन। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें इतनी ढील दे रखी है। मैंने सास को पहली बार थप्पड़ मारा था और फिर इसे कमरे में बंद कर दिया। फौरन अहले मोहल्ला को इकट्ठा किया और पुलिस को इतला दी। पुलिस ने जब देखा तो कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और फिर इस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम कराने के बाद दफना दिया गया। मेरी सास मुख्तलिफ डॉक्टरों से बात करके अपने पागल होने की जाली रिपोर्ट बनवा रही थी ताकि खुद को पागल और नफसियाती मरीज जाहिर करके कैद से बच सके, मगर इसका कोई हरबा काम ना आ सका और पुलिस इसे पकड़कर ले गई। कितने दिन तक तो मैं इस सदमे से ही ना निकल सकी। बेचारी मासूम बच्ची बेबस और मजबूर जालिम लोगों के हाथों चढ़कर जिंदगी की बाजी हार गई थी।